हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। बफेलो एज ए रूमिनेंट एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त एनिमल है जो हमें इंडियंस को, या ये कहिए जो साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग रहते हैं उन्हें वरदान के रूप में मिला है। बफेलो यहाँ की आबो हवा में, यहाँ की क्लाइमेट में बहुत एक ढला हुआ एनिमल है जो यहाँ इवॉल्व हुआ है। और यहाँ की जो प्राकृतिक, जो नेचुरल एक क्लाइमेट है, जो वेजिटेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब बफेलो डेवलप हुई है। लेकिन क्योंकि वो इंडिया में रही है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, बर्मा, पाकिस्तान, इन्हीं एरियाज़ में बफेलो ज़्यादा पाई जाती हैं, मिलती हैं, तो इसके ऊपर इतनी साइंटिफिक रिसर्च या इसका इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। जो भी मतलब रिसर्च होती है, जो भी चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ की जो डेवलप्ड काउज़ हैं, एचएफ है, जर्सी है या और ब्रीड्स हैं, उनके ऊपर जो वहाँ पर रिसर्च होती है उसे यहाँ पर इंडिया में बफेलो के ऊपर किया जाता है और देखा जाता है कि बफेलोज़ में क्या मतलब उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी बाकी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो दोनों ही एनिमल यहाँ पर दूध के लिए पाले जाते हैं। और ये कहा जा सकता है कि आधे गाय हैं जो दूध देती हैं और आधी बफलोज हैं। अब बफलोज जो हैं वो इंडिजिनस हैं, इंडिया की हैं, और एचएफ, जर्सी या इसके क्रॉसब्रेड जो हैं वो बाहर से आए हैं। यहाँ पर देसी गायों की बात नहीं की जा रही है। जो भी यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है या होगा इस वीडियो में, वो एग्जॉटिक काउज से होगा। जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सब साइंटिफिक है, सबके रेफरेंसेस के साथ मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूंगा। हालांकि बफलोज के ऊपर इतना ज़्यादा लिटरेचर या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर तो अवेलेबल नहीं है। लोग अपने मनगढ़ंत जो भी कुछ फॉर्मुलेशन वगैरह हैं वो बनाते रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर डालते रहते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर मकसद है बफेलो, जो इसका टॉपिक है बफेलो न्यूट्रिशन बेसिक्स टू एडवांस, इसमें एक पार्ट आता है डाइजेशन का, कि पाचन तंत्र कैसा होता है। और जब हम बात करते हैं साइंटिफिक तौर पर बफलोज की, बफलो फार्मिंग की और काउ फार्मिंग की, तो इसमें एक बहुत अहम पॉइंट जो छूट जाता है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, वो ये होता है डाइजेशन का। हमेशा ये कहा जाता है, जब मैंने वेटनरी में एडमिशन लिया था हमसे भी ये कहा गया था, लाइफ स्टॉक की जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जो क्लासेस होती थी उसमें कहा जाता था कि बफलो जो हैं वो गाय से पालना उन्हें ज़्यादा आसान होता है। मतलब गाय के मुकाबले जो एक्जोटिक काउज या क्रॉसब्रेड काउज हैं उनके मुकाबले बफेलो को पालना आसान होता है, क्योंकि ये रफ जो पुअर वेजिटेशन होती है, पुअर टाइप का जो चारा होता है जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती है, उस पे भी बफेलो आराम से न सिर्फ सर्वाइव करती है बल्कि प्रोडक्शन भी अच्छा खासा कर सकती है और करती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत जो होती है वो इस बात से होती है कि बफलो जो है वो एक रूमिनेंट एनिमल है। रूमिनेंट क्या होते हैं, इसके लिए एक और वीडियो बनाई गई है जो काउ न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। काउ का जो न्यूट्रिशन वाला जो मेरा वीडियो था वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो रूमिनेंट तो मैं नहीं बताऊंगा कि रूमिनेंट क्या होते हैं, बस मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जिन एनिमल्स के अंदर रूमेन पाया जाता है उन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो इसके अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रूमेन की, उसके लिए आप जा सकते हैं, दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस बात से कि बफेलो एक रूमिनेंट एनिमल है जिसके अंदर रूमेन पाया जाता है। जब हम पहली चीज़ रूमेन की बात करते हैं तो हमें ये इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बफलोज जो हैं वो हमारे जो इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन है, लगभग आधा दूध बफलोज से हमें प्राप्त होता है। हमारे इंडिया में आधा बफलो का दूध मिलता है। दूसरी बात यह है कि बफलो जो है वो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एनिमल है। मतलब उष्ण कटिबंधीय एरिया जहाँ पे गर्मी पड़ती है, साल में अब 12 में से 8 महीने हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है और लगभग 4 महीने तो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है। तो ऐसे मौसम में, ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे वेदर में ये जो एनिमल है बफेलो जिसे कहा जाता है, भैंस जिसे कहा जाता है, ये इवॉल्व हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्श, वार्म, ह्यूमिड एनवायरनमेंट को झेलने के लिए, सहने के लिए बना है।
तो उस एनवायरनमेंट में जो फीड होता है वही फीड खाकर ये सरवाइव करता है और इसकी बॉडी उसी के मुताबिक इवॉल्व हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखें एरिड एरियाज़ हैं, सेमी एरिड एरियाज़ हैं, तो इन एरियाज़ में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा या बहुत ज़्यादा हरा चारा नहीं होता है, और हमारे देश में वैसे भी इस चीज़ की काफ़ी कमी है, हरे चारे की काफ़ी कमी है। अगर देखा जाए तो जो सूखा चारा होता है जिसे भूसा कहा जाता है, भूसा हो वो चाहे गेहूं का हो, चावल की पराली हो, मूंग का भूसा हो, उड़द का भूसा हो, मसूर का भूसा हो, ग्वार का भूसा हो, तो ये भूसे जो होते हैं ये हमारे यहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं, लेकिन इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इनके अंदर लिग्निन कंटेंट ज़्यादा होता है। लिग्निन क्या होता है इसके लिए दूसरे वीडियोस बनाए गए हैं, और जो लोग मेरी डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो डेयरी फार्मिंग जो मैंने ट्रेनिंग मतलब हमने बनाई थी और हमारे ऐप के ऊपर वो ट्रेनिंग है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुअर क्वालिटी का फॉरेज क्या होता है। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोले। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, कीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो उससे आगे बढ़ते हुए हम ये आपको बताते हैं कि बफेलो के अंदर काउज से ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, उनकी कैपेसिटी होती है कि वो पुअर टाइप का जो फीड होता है, जो सस्ते में मिल जाता है, जिसे गायों को ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया जा सकता, उसे बफलोज बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती हैं, और ना सिर्फ उसके ऊपर वो सरवाइव करती हैं बल्कि प्रोडक्शन भी कर सकती हैं, अगर उन्हें ठीक से उन्हें मैनेज किया जाए, उनके न्यूट्रिशन को मैनेज किया जाए। तो ड्राई पुअर टाइप ऑफ फीड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द बफेलोज as compared to cows. तो buffaloes can utilize this feed better than cows, जो पुअर क्वालिटी का फीड है। तो इस वीडियो में हम बफेलो के डाइजेशन के बारे में देखेंगे, जो माइक्रोबियल डाइजेशन होता है, माइक्रोब्स जो डाइजेशन करते हैं बफेलो के पेट में, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और फिर ये जानेंगे कि कैसे हम जो पुअर क्वालिटी का फॉरेज है वो आगे की वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि उसे भी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं पुअर क्वालिटी फॉरेज को। तो र्यूमेन माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे कि र्यूमेन के अंदर ऐसी कौन सी माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो कि फीड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो मेजर फंक्शन जो होता है र्यूमेन का वो ये होता है कि पशु खाना खाता है, भैंस दाना चारा खाती है, और तब तक वो उसके र्यूमेन में, उसके पेट में वो दाना चारा पड़ा रहता है, जब तक माइक्रोब्स, उसके पेट के जीवाणु उसे ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर देते हैं। तो डाइजेशन जो होता है बफेलो का, वो उसके र्यूमेन के अंदर शुरू होता है। र्यूमेन के अंदर वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, कई तरीके के जीवाणु मिलते हैं, और वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन करते हैं। जो पाचन होता है, जो डाइजेशन हो रहा है बफेलो के पेट में, उस डाइजेशन को टेक्निकली फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन का एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। दूध आपने लिया, दूध के अंदर एक बूंद आपने दही की डाल दी, अब वो दूध जो है वो दही बन जाएगा। सिर्फ एक बूंद से पूरा का पूरा दूध दही बन जाएगा। वो जो प्रोसेस है दही बनने का, वो फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया जो होते हैं, जो भी सबस्ट्रेट उन्हें मिलता है उसे तोड़ देते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो डाइजेशन होता है उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। और ये र्यूमेन के अंदर, रेटिकुलर र्यूमेन एक ही स्ट्रक्चर होता है उसके पेट में बफेलो के, उसे रेटिकुलर र्यूमेन कहा जाता है। और ये जो डाइजेशन माइक्रोब से होता है, ये माइक्रोब्स बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं।
और कुछ हद तक कुछ फंगस होती है, फंगाई होती है। तो 3 तरीके के मेजर माइक्रोब्स बफेलो के पेट में, भैंस के पेट में मिलते हैं। एक एनारोबिक बैक्टीरिया, एक प्रोटोजोआ और एक फंगाई। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स होते हैं जो र्यूमेन के अंदर पाए जाते हैं, उनमें सबसे जो अहम ग्रुप होता है उन जीवाणुओं का, उन्हें हम र्यूमेन बैक्टीरिया कहते हैं या र्यूमेन फ्लोरा भी कहा जाता है। जो र्यूमेन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उन्हें र्यूमेन फ्लोरा कहा जाता है। तो टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो बफेलो के र्यूमेन में पाई जाती है, अच्छा यहाँ पर एक बात और समझ लें कि जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे उतना अच्छा डाइजेशन होगा, जितने कम माइक्रोब्स होंगे डाइजेशन उतना ही पुअर होगा, उतनी ही न्यूट्रिटिव जो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन होता है या पोषक तत्व होते हैं, वो कम पहुंच पाएंगे बफलो के क्या जो ब्लड है उसके अंदर, फिर ब्लड से लीवर में जाते हैं और फिर प्रोडक्शन होता है। तो ये बात आप समझ लें कि बैक्टीरिया पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा डाइजेशन होगा, और जितनी डाइवर्सिफाई होगी, वो जितने तरह के बैक्टीरिया होंगे उतना अच्छा उसके अंदर डाइजेशन होगा। अक्सर डेयरी फार्मर्स कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कम दूध उत्पादन, फैट एसएनएफ का कम होना, उत्पादन में फ्लक्चुएशन, कमजोर पाचन और दुबले पशु, बीमारियों का दबाव और वीक इम्यूनिटी, सब क्लिनिकल किटोसिस, वजन का गिरना, लो फीड इनटेक आदि। इन सभी दिक्कतों के समाधान के तौर पर हम आपके पशुओं के लिए लेकर आए हैं रूमेनिया, जो है एक संपूर्ण रूमेन टॉनिक, जो कि फाइबर के डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन में वृद्धि करता है, आंतों की इंटीग्रिटी बरकरार रखने में मदद करता है जिससे गोबर पतला नहीं होता, रूमेन की पीएच को स्टेबल करके माइक्रोब्स के सर्वाइवल को बढ़ाता है, प्रोपियोनेट की मात्रा को अधिक करके ग्लूकोज उत्पादन में वृद्धि करता है, माइकोटॉक्सिन को बांधकर उनकी विषाक्तता को कम करता है। रूमेनिया कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ट्रेस मिनरल्स, रूमेन बफर, रूमेन अल्कलाइजर, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट मेटाबोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स, टॉक्सिन बाइंडर्स, कैल्शियम, फास्फोरस, रूमेन फर्मेंटेशन मॉडिफायर्स और प्रोपियोनेट एनहांसर्स। इन्हीं सब के चलते रूमेनिया दूध उत्पादन बढ़ाता है, बॉडी वेट और बीसीएस इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस को कम करता है, अधिक एनर्जी के बहाव के कारण फर्टिलिटी बढ़ती है, टॉक्सिन्स को बांधकर लीवर की हेल्थ मेंटेन करता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। 5 केजी के ट्रायल पैक में भी उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट से या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो बफलो के र्यूमेन के अंदर जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन होती है वो लगभग 16.2 इंटू 10 टू द पावर 8 बैक्टीरिया पर ml पाए जाते हैं बफेलो के र्यूमेन में, बफेलो के पेट में। वहीं काऊ के र्यूमेन के अंदर ये 13.2 इंटू 10 टू द पावर 8 बैक्टीरिया पर ml मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन बफेलो के अंदर गाय से ज़्यादा होती है। यहाँ पर जिस गाय की बात हो रही है वो एक्जोटिक और क्रॉस ब्रेड काउस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं र्यूमेन बैक्टीरिया की, उन्हें ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट दे एक्ट ऑन। जो सबस्ट्रेट वो बैक्टीरिया पचा रहा है उसी के हिसाब से उसे ग्रुप किया जाता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदर आपने भूसा खिलाया अपनी भैंस को, वो जाके भूसा टूटता है, भूसे के अंदर 2 या 3 चीज़ें होती हैं, एक सेलुलोज होता है, एक हेमीसेलुलोज होता है, एक लिग्निन का पार्ट होता है। तो हेमीसेलुलोज तो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। एक सेलुलोज होता है जिसे लिग्निन बांध के रखता है। तो सेलुलोज जब टूटता है तो बेसिकली सेलोबायोज करके एक मॉलिक्यूल बनाता है। सेलोबायोज जब टूटता है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो पायरुवेट बनता है। पायरुवेट जब टूटता है तो फिर आगे कहानी चलती है और फिर VFAs और एसीटेट और ब्यूटायरेट और प्रोपियोनेट हमें मिलते हैं। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बीच में बन रहे हैं ये बेसिकली सबस्ट्रेट कहलाते हैं। और मज़े की बात ये है कि हर एक जो मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे एक बैक्टीरिया है उसने सेलुलोज को तोड़ के सेलुबायोज बनाया, जो दूसरा बैक्टीरिया है सेल बायोज उसका खाना बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करते हैं और जिंदा रहते हैं। मान लीजिए सेलुलोज तोड़ने वाला बैक्टीरिया किसी वजह से मर गया,
तो अब जो सेल बायोस के ऊपर जीता है, जो जिसे सेल बायोस चाहिए, वो बैक्टीरिया भी मर जाएगा, क्योंकि सेलुलोज किसी तोड़ने वाले बैक्टीरिया बचे नहीं है, तो सेलुलोज टूट के सेल बायोस बनाएगा ही नहीं, तो वो भी मरेगा, उससे नीचे वाला भी मरेगा, उससे नीचे वाला भी मरेगा, जब वो साइकिल ही टूट जाएगी। तो ये जो एक इंटरेक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है रूमेन के केस में। लेकिन ये भैंस के अंदर कैसे काम करता है? तो भैंस के अंदर जो पहला ग्रुप आता है बैक्टीरिया का जो डाइजेशन करते हैं, वो आते हैं सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया। ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है बैक्टीरिया का जो रूमेन के अंदर पाए जाते हैं, और ये सेलुलोज के ऊपर काम करते हैं। सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है जो फीड के अंदर होता है। ये मानिए आप कि भूसा जो बना हुआ है वो सेलुलोज का ही बना हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पर ग्रीन फॉडर की, साइलेज की, हे जो अच्छी क्वालिटी के फॉडर होते हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर वो है आपके पास तो वो तो बहुत अच्छा काम करेगा ही, लेकिन हम भैंस पाल ही इसलिए रहे हैं ताकि हम पुअर क्वालिटी का जो फॉरेज है वो अपने, या जो चारा है पुअर क्वालिटी का जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उसे हम अपने एनिमल को खिला के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे पास हरा चारा नहीं है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद यह है कि हम भैंसें पालें और भैंसों को यूटिलाइज करें। तो भूसे के अंदर सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है। अब सेलुलोज को जो डाइजेस्ट करता है उन्हें बैक्टीरॉइड्स कहा जाता है। मतलब जो मेन स्पीशीज आती है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, ये सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, मतलब जो सेलुलोज को तोड़ते हैं। और इसमें सबसे जो अहम ग्रुप होता है, ये जो अहम बैक्टीरिया होते हैं वो 3 होते हैं। एक बैक्टीरोइडिस सक्सिनोजेन, रूमिनोकोकस फ्लेवोफेशियंस एंड रूमिनोकोकस एल्बस। ये 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को तोड़ने का काम करते हैं। तो इनकी हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा हमारा बफेलो का डाइजेशन रहेगा, उतने न्यूट्रिशन या न्यूट्रिटिव कंटेंट हमारे एनिमल को मिलता रहेगा, उसके खून में अवशोषित होता रहेगा और एनिमल स्वस्थ रहेगा और अच्छा प्रोडक्शन करेगा। तो जो डेंसिटी होती है इन बैक्टीरिया की वो लगभग 2.6 इंटू 10⁸ पर ml कैटल में होती है, और इससे लगभग 3 गुना ज़्यादा वो 6.9 इंटू 10⁸ पर ml बफलो में होती है। तो बफलो के अंदर ये बैक्टीरिया, सेलुलोज तोड़ने वाले बैक्टीरिया, बहुत ही अहम बात है। देखिए, हम यहाँ पर भूसा खिला रहे हैं, गाय के अंदर, गाय भूसे पे इतना क्यों नहीं सर्वाइव कर सकती है या इतना प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि उसके अंदर वो डाइजेशन करने वाले बैक्टीरिया ही कम है। लेकिन हमारे बफलो के अंदर वो ऑलरेडी उससे 3 गुना ज़्यादा है कैटल से। ठीक है, तो ये वाइबल बैक्टीरियल परसेंटेज जो होती है कैटल के अंदर वो लगभग 20 और 42 होती है। मतलब कैटल के अंदर 20% वाइबल बैक्टीरिया होते हैं और हमारे बफलो के अंदर सेलुलोज तोड़ने वाले सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया लगभग 42% होते हैं। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन एक यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि ये बहुत ही सेंसिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और थोड़ी सी भी अगर पीएच ऊपर नीचे होती है किसी वजह से तो ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी मर जाते हैं। इसी वजह से अगर हमारा एनिमल सही से डाइजेशन भूसे का नहीं कर पा रहा है तो हमने ही कहीं गड़बड़ की है। तो उस ह्यूमन एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए हमें कुछ सप्लीमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें अपने एनिमल को देनी चाहिए, बफलोज को देनी चाहिए, ताकि वो जो एक एनवायरनमेंट है अंदर, जो एक इकोसिस्टम है, वो सस्टेन रहे और इस टाइप से एनिमल डाइजेशन करता रहे। तो इनहेरेंटली बफेलो सेलुलोज को, भूसे को कैटल या काउ से ज़्यादा पचाने के लिए सक्षम होती है, बशर्ते हम उसे मेंटेन करके रखें और हमें ये बात पता रहे। और ये वीडियो बनाने का भी मकसद यही है। बहुत लोग कहते हैं कि एडवांस टाइप की वीडियो बफेलो के लिए क्यों नहीं बनाते आप, तो ये एडवांस न्यूट्रिशन का ही पार्ट है जिसे मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ। दूसरा नंबर आता है सेलुलाइटिक बैक्टीरिया के बाद अमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया। देखिए, भूसे की तो बात हो गई, हमने भूसे का बता दिया कि सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरोइडिस होते हैं, और यूमिनोकोकस की कुछ स्पीशीज और जीनस होते हैं जो कि सेलुलोज को तोड़ते हैं। अब खाली हम भूसा ही थोड़ी देते हैं एनिमल को, उसे थोड़ा दाना और खल वगैरह भी दी जाती है, दलिया भी दिया जाता है।
दलिए के अंदर होता है, या गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, इनके अंदर होता है स्टार्च, या फिर उसे हम अमाइलोज भी कहते हैं। तो जो अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन होता है स्टार्च के अंदर, उसे डाइजेस्ट करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी बैक्टीरियोइडिस, अमाइलोफिलस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस टाइप के, या दो बैक्टीरिया होते हैं, दो मेन स्पीशीज होती हैं, और यही जो हैं अमाइलोज को या स्टार्च को जो दलिए के अंदर होती है उसे डाइजेस्ट करती हैं। तो जो टोटल बैक्टीरियल काउंट होता है इन स्पीशीज का जो स्टार्च को डाइजेस्ट करती हैं, अगर हम ये बफलो के अंदर देखें तो ये लगभग 11 इंटू 10⁸ पर ml होती हैं इनकी क्वांटिटी बफलो के अंदर, और गायों के अंदर ये काफ़ी कम होती है, 8.6 इंटू 10⁸ पर ml गायों के अंदर होता है। लेकिन जो इनकी वाइबिलिटी होती है वो भैंसों के अंदर 68% होती है और गायों के अंदर 65% होती है। तो यहाँ पर भी जो ये इसका डाइजेशन है, स्टार्च का डाइजेशन है, कंसंट्रेट जो हम उसे अपने एनिमल को खिलाते हैं, खिलाएंगे, उसका जो डाइजेशन है उसकी कैपेसिटी भी बफलो के अंदर गाय से ज़्यादा होती है। लेकिन जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब वो फीड में मिलाए जाते हैं, तो या फिर जैसे बहुत हरी मुलायम घास है, साइलेज है, इस टाइप की चीज़ें अगर आप अपने एनिमल में को देने लगते हैं, बफलोज को देने लगते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो इनकी संख्या गाय के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। मतलब बफलो, ये बात आपको समझ में आई होगी कि पहले ही ज़्यादा है उसका कंटेंट, लेकिन अगर हम इसे धीरे धीरे फीड करना शुरू करते हैं तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। मतलब ये इसकी पॉपुलेशन, इन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक और बारीक पहलू ये है कि ये बैक्टीरिया, माइलोलाइटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोइडिस, अमाइलोफिलस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस ऐसे हैं कि ये एसिड बनाते हैं, और वो एसिड सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी घातक होता है, और उनकी पॉपुलेशन को बहुत तेज़ी से कम कर देता है। तो इस वजह से अगर हम ज़्यादा मतलब स्टार्च खिलाते हैं बिना इकोसिस्टम को मैनेज किए, तो पीएच कम होने की वजह से सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया मरने लगते हैं। उन्हें हमें मरने नहीं देना होता, इसकी वजह से हमें कुछ उसके लिए स्टेबलाइज करने के लिए कुछ स्टेबलाइज़र, रूमेन स्टेबलाइज़र देने पड़ते हैं। फिर आती है बात, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम क्या देते हैं, 3 चीज़ें देते हैं अपने एनिमल को खाने के लिए। एक तो भूसा देते हैं, भूसे की जगह घास दे सकते हैं, साइलेज दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात भूसे की कर रहे हैं क्योंकि भूसा बहुत अच्छे से यूटिलाइज बफलोज कर लेती हैं। तो भूसा दे चुके, वो सेलुलाइटिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद हम उसे दाना देते हैं, दलिया देते हैं, वो माइलोलाइटिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, वो भी, उनकी पॉपुलेशन भी कैटल से ज़्यादा होती है बफलो के अंदर। तो 30 से 50% जो बैक्टीरिया आइसोलेट किए जाते हैं रूमेन के अंदर से, वो उनके अंदर प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होती है, मतलब वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो प्रोटीन को तोड़ सके, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होती है। और प्रोटीन का किस में होता है, खलों में होता है, अलसी की खल है, सरसों की खल है, सोयाबीन की खल है। तो ये खल एनिमल को दी जाती है, उसका प्रोटीन ये बैक्टीरिया तोड़ते हैं, इन्हें प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन जो सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, जिनका अभी जिक्र किया है हमने पीछे, जो सेलुलोज को तोड़ते हैं, जैसे बैक्टीरियोइडिस सेक्सिनोजेन और र्यूमिनोकोकस फ्लेविफेशियंस और र्यूमिनोकोकस अल्बस, ये इनके अंदर प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन बैक्टीरियोइडिस अमाइलोफिलस जो स्टार्च को तोड़ता है, वो प्रोटीन को भी तोड़ता है रूमेन के अंदर। प्रोटीन अगर नहीं टूटेगा, नहीं डाइजेस्ट होगा, तो वो एनिमल के अंदर अवशोषित नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, और फिर वो दूध मतलब ठीक से नहीं बन पाएगा। तो प्रोटियोलिसिस होना, प्रोटीन टूटना रूमेन के अंदर ज़रूरी होता है। और बहुत सारी तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, उसमें अमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया भी माना जाता है। तो मतलब स्टार्च बेस्ड डाइट जो होती है, जब उसमें प्रोटीन दिया जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि दूध बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बशर्ते हमारा रूमेन का इकोसिस्टम मेंटेन रहे। देखिए, एनिमल जब बाहर चरता है, उसे फ्री चॉइस आप दे दें बाहर चरने के लिए,
तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को खाता है। लेकिन जब आप उसे फार्म में लेकर आते हैं और अपने हिसाब से चीज़ें उसे देने लगते हैं तो उसका उस पर कोई बस नहीं चलता, है ना। तो वो अपना ह्यूमन का एनवायरनमेंट इकोसिस्टम मेंटेन इतना नहीं कर पाता, तो हमारी गलती की वजह से अब हमारे एनिमल का डाइजेशन खराब होता है, ना कि जबकि वो एनिमल के अंदर खूब कैपेसिटी होती है, जो भी मतलब उसे दिया जाए उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनसे वो भरपूर निकाल के अपने इस्तेमाल कर सकें। तो जो फंक्शन होता है प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया का, वो डाइटरी प्रोटीन जो दिए जाते हैं, खल वगैरह जो दी जाती है, इन्हें पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं और फिर वो अमोनिया उसे बना लेते हैं। तो जो टोटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन है प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया की बफलो के अंदर, वो 0.45 इंटू 10⁸ पर ml होती है बफलो के अंदर, और कैटल के अंदर कम होती है 0.41 इंटू 10⁸ पर ml। स्ट्रॉ बेस्ड डाइट की बात यहाँ पर हो रही है, और परसेंटेज वायबिलिटी दोनों के अंदर ही लगभग 3% होती है। अब यहाँ पर आपको ये टेबल दिखाया गया है, ये जो है कैटल और बफेलो जिन्हें व्हीट स्ट्रॉ और कंसनट्रेट डाइट दी गई, उनके अंदर माइक्रोब्स का क्या स्टेटस रहा वो हम यहाँ देखते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये स्ट्रॉ बेस्ड डाइट है, व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड डाइट है ना। तो और माइक्रोब्स जितने ज़्यादा होंगे, जितने अधिक होंगे, जितनी वायबिलिटी होगी, उतना अच्छा डाइजेशन होगा, उतना ही अच्छा पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब किया जा सकेगा फीड के अंदर से। तो टोटल प्रोटोजोआ अगर देखें तो बफेलो के अंदर ज़्यादा हैं, 1.59 के करीब हैं, और कैटल के अंदर 1.15 है। टोटल वाइबल बैक्टीरिया बफेलो के अंदर 16.2 हैं और कैटल के अंदर 13.2 हैं। सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया अगर देखें तो वो भी बफेलो के अंदर लगभग 3 गुना ज़्यादा है, कैटल के अंदर 2.58 और बफेलो के अंदर 6.86। ये वाला पॉइंट है सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया का, यही बफेलो को इतना अच्छा और इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है कि उसे पुअर फीड क्वालिटी पर हम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन और भी प्रोडक्शन लेने के लिए और भी चीज़ें दी जाती हैं, उनका जिक्र करेंगे। जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया के लिए एनवायरनमेंट को रूमेन के अंदर स्टेबलाइज करता है, जिसका नाम है रूमेनिया। आप सब लोग जानते हैं, मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया। जो लोग, क्योंकि अब क्या हो गया है कि मैंने कई सारे फॉर्मुलेशन बनाए बफेलो फार्मर्स के लिए, और बफेलो फार्मर्स के लिए भी, और बफेलो का जो फीड बनाते हैं, जो फीड मिलर्स हैं बफेलो के, उन्हें भी वो फॉर्मुलेशन दिया और साथ साथ रूमेनिया दिया। रूमेनिया के इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, रूमेन का जो स्टेबलाइजेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बिना हरे चारे के एनिमल कंसनट्रेट और व्हीट स्ट्रॉ, गेहूं के भूसे पे, ग्वार के भूसे पे, या किसी टाइप का भी, इवन चावल की पराली को भी अगर आप यूज़ करेंगे कंसनट्रेट के साथ और रूमेनिया यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया की वायबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और आपको कोई उसके साथ अलग चीज़ जैसे मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम वेल्शियम कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना कंसनट्रेट लें, या जो दलिया खल वगैरह खिला रहे हैं वो खिलाएं, गेहूं का भूसा दें, और साथ में 100-125 ग्राम रूमेनिया अपने एनिमल को दें, और फिर आप उसकी वायबिलिटी देखें और उसके अंदर का प्रोडक्शन और उसकी हेल्थ को भी वो इम्प्रूव करता है। तो परसेंटेज वायबिलिटी अगर बैक्टीरिया की देखी जाए तो कम से कम 2 गुनी ज़्यादा है बफेलो के अंदर, 20 कैटल के अंदर, और बफेलो के अंदर 42। और अमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया भी ज़्यादा है बफलो के अंदर, परसेंटेज वायबिलिटी जो बैक्टीरिया की है वो भी ज़्यादा है, अमाइलोलाइटिक बैक्टीरिया की वायबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर चार्ट दिया गया है, ये साइंटिफिक चार्ट है, एक बुक से लिया गया है, तो कितना अच्छा मतलब बफेलो परफॉर्म करती है, ये देखने वाली बात यहाँ पर होती है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी रूमेन में पाए जाते हैं, और जितने भी एक्सेस हाइड्रोजन होती है, क्योंकि रूमेन का जो एनवायरनमेंट होता है रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हाइड्रोजन को मतलब सिंक ना मिले, उसे डिस्पोज ना किया जाए, तो रूमेन के अंदर पीएच बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, और सब बैक्टीरिया को वो मार सकती है। तो बहुत तेज़ी से उसे सिंक ऑफ करना होता है, उसे निकालना होता है हाइड्रोजन को, इस वजह से उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के मीथेन बन जाती है, और मीथेन फिर एनिमल के बल्चिंग उससे बाहर निकल आती है। तो ये जो काम
करता है मतलब हाइड्रोजन को मीथेन बनाने का, तो ये मिथेनोबैक्टीरियम रूमिनेंशियम होते हैं और यही मीथेन को बनाते हैं और हाइड्रोजन को डिस्पोज करते हैं। अगर मान लीजिए ये जो हाइड्रोजन है, हालांकि मीथेन अच्छी चीज़ नहीं है और इसके खिलाफ काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और कुछ नए मतलब रिसर्चेस चल रही हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जिससे मीथेन कम हो जाता है। मीथेन बेसिकली क्या है कि एनर्जी का वेस्टेज है। मीथेन बनना कोई अच्छी बात नहीं है। ये यही दर्शाता है कि एनिमल के अंदर एनर्जी को सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, इस वजह से ज़्यादा मीथेन बन रही है। तो अगर कोई ऐसा सिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है रूमेन के अंदर जो कि मीथेन बनाने को कम कर दे किसी तरीके से, तो वो अच्छा माना जाता है। अदरवाइज अगर ऐसा सिंक नहीं है तो मिथेनोबैक्टीरियम रूमिनेंशियम अपना काम करता रहता है, वो मीथेन बना के हाइड्रोजन को बाहर निकालता रहता है। इसके बाद आती है बात प्रोटोजोआ की। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक बैक्टीरिया होते हैं, एक प्रोटोजोआ होते हैं, तीसरे फंगाई होती है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं ये भी एक तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से काफ़ी बड़े होते हैं और ये कैटल के अंदर जब जब फाइबर फीड एनिमल को दिया जाता है तो इनकी जो संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है। अच्छा, एक बात यह है कि ये बैक्टीरिया के कंपटीशन में भी रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया के साथ कंपटीशन करते हैं, तो इनका कम रहना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो फाइब्रस फीड अगर हम एनिमल को खिलाते हैं तो इनकी संख्या कम रहती है, लगभग 1 लाख पर ml के करीब ये पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम दाना बढ़ाते जाते हैं तो इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है और ये लगभग 40 लाख पर ml तक रूमेन के अंदर पहुंच जाते हैं। जो ये प्रोटोजोआ होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो एंटोडाइनियोमॉर्फिड्स जो होते हैं वो जो सॉल्युबल कंपोनेंट होता है उसे मतलब खा लेते हैं। सॉल्युबल कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो आप दाना दे रहे हैं अपने पशु को, जो कंसंट्रेट दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, मक्का दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, उसका जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स अंदर जब जाते हैं तो ये उन्हें खा लेते हैं, मतलब वो अपने अंदर वैक्यूल में ये जमा कर लेते हैं। तो ये जब और साथ साथ स्टार्च के साथ साथ ये बैक्टीरिया को भी खाते हैं और सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को भी अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से काफ़ी बड़े होते हैं तो इनके अंदर काफ़ी सारा मटेरियल आ जाता है। दूसरे होलोट्राइक्स होते हैं, ये सीलिएटेड टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं, ये भी ह्यूमन रेटिकुलम में पाए जाते हैं और इनका काम जो होता है ना वो ये होता है कि ये उसके साथ जो मतलब प्लांट मटेरियल अंदर गया है, जो फीड फॉडर गया है, उसके साथ अपने आप को चिपका लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ फिर फ्लो करते हैं, ऊपर नीचे लेके जाते हैं उसे जहाँ पर ज़रूरत होती है और डाइजेशन में भी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। तो जैसे जैसे डाइट कार्बोहाइड्रेट, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, दलिया और स्टार्च में रिच होती चली जाती है, ये जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट ये प्रोटोजोआ होते हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। तो एक फ़ायदा इनका ये माना जाता है कि ये अपने अंदर स्टार्च को जब संजो लेते हैं तो उसका बहुत तेज़ी से डिग्रेडेशन नहीं होता है और एसिड नहीं बनता है। तो जब एसिड नहीं बनेगा तो रूमेन की पीएच नीचे नहीं जाती है और रूमेन की पीएच जब नीचे नहीं जाती है तो रूमेन का एनवायरनमेंट स्टेबल बना रहता है। और जब ये पास होते हैं मतलब इंटेस्टाइन में जाते हैं तो इन्हें डाइजेस्ट कर दिया जाता है, इनके अंदर से स्टार्च वगैरह निकाल लिया जाता है और वो फिर एनिमल के काम में आ जाता है। प्रोटोजोआ भी डाइजेस्ट हो जाता है और उसके अंदर का जो स्टार्च उसने बचाया होता है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि अगर आप अपने एनिमल को खाली भूसा दे रहे हैं, सही है, तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं इन्हें अगर स्टार्च नहीं मिलता है तो ये बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देते हैं। इन्हें कुछ एनर्जी के लिए तो चाहिए ही ना, ये वहाँ पे जिंदा तो इन्हें रहना ही है, तो ये बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देते हैं और बैक्टीरिया की वायबिलिटी को कम कर देते हैं। तो जिन एनिमल्स को खाली आप भूसा देंगे और सोचेंगे कि इन्हें भूसे पे ही मैं मतलब पाल लूँ और इनसे दूध भी ले लूँ, तो बहुत हद तक वहाँ पर जो एक बॉटलनेक आता है वो यही आता है कि प्रोटोजोआ जो है वो बैक्टीरिया को खाने लगते हैं और डाइजेशन धीरे होने लगता है। देखिए, फाइबर का जो डाइजेशन हो रहा है या होगा वो करता बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया ही करेगा, प्रोटोजोआ नहीं करेगा, प्रोटोजोआ का बहुत कम रोल होता है। इसके बाद आती है फंगाई, ह्यूमन फंगाई। अच्छा, ह्यूमन फंगाई जो है ये भी एनारोबिक होती है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करती है और इसे आइसोलेट
मतलब रिसेंटली देखा गया है। तो फंगाई जो है वो फाइकोमाइसिटीज ग्रुप में आती है और ये वेजिटेटिव ये मतलब स्टेज में ये अपने आप को बढ़ाती है। मतलब इसके अंदर क्या है कि ये बात आप समझ लें कि जो भी रफेज आपने इंजेस्ट किया, इसके जो बीज हैं, फंगस के एक तरीके के बीज होते हैं जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है, ये जाकर जो भी फीड खाता है उसके ऊपर डेवलप हो जाते हैं। मतलब उसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ डेवलपमेंट अपना शुरू करते हैं। तो फंगाई जो है वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे स्टार्च के फीड के हमला करते हैं या उसे तोड़ने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जितना खराब फीड हम देंगे एनिमल को, तो फंगस का उसे तोड़ने में, उसे डाइजेस्ट करने में एक बहुत अहम रोल होता है। तो ऐसी चीज़ें जो फंगस को तोड़ती हैं, जैसे लोग सिरका पिरका पिलाने लगते हैं, छाछ पिलाते हैं अपने एनिमल्स को, तो जो भी एसिड की चीज़ जाती है वो सबसे पहले फंगस को मारती है। तो सेलुलोज तोड़ने वाले बैक्टीरिया को मारेगी वो, जो भी एसिडिक चीज़ जाएगी, और दूसरी वो फंगस को डिस्ट्रॉय करती है। जब फंगस डिस्ट्रॉय हो जाती है तो डाइजेशन बिल्कुल एनिमल का बिगड़ जाता है। तो इनका इंटरेक्शन इसी तरीके से होता है कि आपस में एक जो चीज़ होगी, जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ क्या करेगा, स्टार्च जाएगा, स्टार्च अगर बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाए तो एसिड बना लेगा, एसिड बनेगा तो सेलुलाइटिक बैक्टीरिया, फंगस वगैरह डिस्ट्रॉय होने लगेगी। तो प्रोटोजोआ का क्या काम है, वो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स को अपने अंदर संजो के रख लेता है। लेकिन निगेटिव पॉइंट क्या है कि अगर स्टार्च आप नहीं खिला रहे हैं, दाना दलिया वगैरह नहीं खिला रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया को खाने लगेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भूसे को डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन अगर पीएच डाउन जाती है, सही है, तो वो पीएच डाउन होने से वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, मरने लगते हैं और सेलुलोज का डाइजेशन वो रोक देंगे। तो ये और इसी तरीके से जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, उनकी अपनी कहानी है। वो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोपियोनेट बनाते हैं, प्रोपियोनेट से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से लैक्टोज, लैक्टोज से दूध बनेगा। तो इन सब का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसे बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो कैसे बनाया जा सकता है, वो ऐसे बनाया जा सकता है कि हम जो ह्यूमन स्टेबलाइजर्स देते हैं, बफर्स देते हैं एनिमल को, और अच्छी क्वालिटी का टॉक्सिन फ्री फीड देते हैं, तो उससे जो है एनिमल के अंदर, बफेलो के अंदर एक स्टेज बन जाती है जिससे वो जिसमें सारे बैक्टीरिया हार्मनी में रहते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है, एक का जो मतलब प्रोडक्ट है, मान लीजिए सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया ने सेलुलोज को खाया और सेल बायोज बनाई अगर, तो वो जो सेल बायोज बनी है वो दूसरे का खाना है, नीचे वाले का खाना है। अगर नीचे वाला नहीं होगा तो सेल बायोज ही बनी रह जाएगी, उसमें से ग्लूकोज नहीं निकलेगा। तो हर बैक्टीरिया का ताना बाना आपस में इस तरीके से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की को अगर वाइबल रखना है तो उसे आप मतलब टाइमली फीड कीजिए, सानी बना के दीजिए, कंसंट्रेट को अलग से ना दें, जो भी आप दे रहे हैं सबको एक जगह मिलाएं और उसके साथ फीड करें। तो इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आपके एनिमल का डाइजेशन ठीक रहेगा और वो फिर आपको दूध भी अच्छी मात्रा में देगा। साथ साथ अगर रूमेनिया जैसा कोई और ह्यूमन स्टेबलाइज़र भी यूज़ करते हैं तो अपनी डोज के हिसाब से उसे मिलाइए और एनिमल को दीजिए जैसा भी लेबल पर लिखा हुआ है। रूमेनिया का जो कंसेप्ट है वो इसी बेसिस पे, जो मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी अभी पढ़ाई है, वो इसी बेसिस पे बनाया गया है कि एनवायरनमेंट को स्टेबल करके हर एक बैक्टीरिया को जीने का या काम करने का मौका देता है और हर बैक्टीरिया आपस में इंटरेक्ट करके फीड को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है। यूमेनिया देने के बाद आपको मिनरल मिक्सचर देने की ज़रूरत नहीं है, टॉक्सिन बाइंडर देने की ज़रूरत नहीं है, लीवर टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से विटामिन नहीं देना है, तो वो सब कुछ उसमें आ जाता है। और कोई स्टेबलाइज़र भी अलग से नहीं देना है, तो वो सब चीज़ों को स्टेबलाइज भी करता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने मतलब आपको बताया इसके बारे में कि किस तरीके से माइक्रोबायोलॉजी इसकी चलती है ह्यूमन की। आगे फिर दूध कैसे बनता है एनिमल के अंदर, इसके ऊपर मैं एक सोच रहा हूँ वीडियो बनाने की।
बहुत जल्दी आपके साथ मिलूँगा। और अगर आपको ये रोमेनिया लेना है, परचेज़ करना है, तो नीचे लिंक दिया गया है, ऑनलाइन आ जाता है। 5 केजी का पैक भी अवेलेबल है और आप इसे ले सकते हैं, या कोई भी आप अगर और कोई रूमेन स्टेबलाइज़र आपके पास है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोले। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, कीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।